Hello students. So in the last class we have discussed the principles given by F.W. Taylor. So in today's class we are going to discuss the techniques which were given by F.W. Taylor for management. First, the scientific technique given by F.W. Taylor is functional foremanship. फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन का अपॉइंट होना, एंगेज होना ज़रूरी है। F.W. टेलर का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो दो डिपार्टमेंट रहते हैं। पहला जो डिपार्टमेंट रहता है उस डिपार्टमेंट का नाम होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है इसका नाम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहला होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का हमेशा काम रहता है कि प्लान्स तैयार करना और प्लान्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोअप करवाना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि प्रोडक्शन करना, फाइनल आउटपुट गुड्स को रॉ मटेरियल को फाइनल आउटपुट के अंदर तैयार करना। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन्स आते हैं, उन पर्सन्स को कहा जाता है CEO, CFO, COO। ये पर्सन्स हमेशा प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं क्योंकि इनका सारा काम प्लानिंग से रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सुपरवाइजर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं सारे और लेबर्स आती हैं। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इनका मेन काम क्या रहता है? प्रोडक्शन का रहता है। F.W. टेलर का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। जब तक वो मिलकर काम नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आउटपुट होगा वो प्रॉपर नहीं दिया जाएगा। फंक्शनल फॉरमैनशिप, फॉरमैन का मतलब होता है एसोसिएट। फॉरमैन का मतलब यहाँ पे दिया गया है एसोसिएट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अलग अलग टास्क होते हैं उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हर लेवल के ऊपर इंडिविजुअल पर्सन्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको 8 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है कि 8 कौन कौन से जो पर्सन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में जो सबसे पहला नाम आता है उस पर्सन को कहा जाता है रूट क्लर्क। जो सबसे पहला पर्सन और इसमें आता है फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर उसे कहा जाता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इन्हें फिक्स करवाने का काम हमेशा किसका रहता है? रूट क्लर्क का रहता है। सपोज करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्नीचर्स वुड से फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग होती है। वुड रॉ मटेरियल है और ये फिनिश गुड्स है। वुड से फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसके अंदर सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहला वुड लेकर कौन आएगा? ये कौन फिक्स करेगा? रूट क्लर्क फिक्स करेगा। वुड लेकर आने के बाद में वुड के ऊपर वुड की कटिंग कौन करेगा? वो सेकंड पर्सन करेगा। कटिंग के बाद में वुड को चेक कौन करेगा? वुड के अंदर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा, वुड कटिंग करने के बाद में चेक करेगा वुड को असेंबल कौन करेगा, कील कौन लगाएगा, उससे फर्नीचर की डिज़ाइन कौन क्रिएट करेगा। इसके बाद में वुड की पॉलिश कौन करेगा और पॉलिश करने के बाद में जो गुड्स फाइनल हो गए इनका फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल कौन चेक करेगा, वो पर्सन एक अलग से अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ये हमेशा बनाने का काम किसका होता है? उस रूट क्लर्क का होता है। वो बिजनेस के अंदर एक सीक्वेंस, स्टेप्स का जो सीक्वेंस होता है वो फिक्स कर देता है कि सबसे पहले किस काम को परफॉर्म करना है, नेक्स्ट लेवल पे किस काम को परफॉर्म करना है, थर्ड लेवल पे किस काम को परफॉर्म करना है। तो वो काम हमेशा किसका रहता है? रूट क्लर्क का रहता है।
रूट क्लर्क के बाद में जो सेकंड पर्सन आता है उस पर्सन को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ड आ रहा है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि गाइडलाइंस जारी करना। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वर्कर होती है, लेबर होती है, उनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस जो पर्सन प्रोवाइड करवाएगा उस क्लर्क को नाम दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। भाई रूट क्लर्क का काम तो क्या हो गया कि सबसे पहले रूट फिक्स कर देना, सीक्वेंस फिक्स कर देना, काम सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, फिर क्या परफॉर्म करना है, फिर क्या परफॉर्म करना है। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब हो गया कि इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट कैसे करवाने, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कैसे करना है, काम को परफॉर्म कैसे करना है। जो थर्ड इसके बाद में आता है वो होता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है कि एम्प्लॉयज़ या लेबर जो काम कर रही हैं उनके ऊपर टाइम कितना लग रहा है और उनके ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, इस सब को चेक करने का काम हमेशा किसका होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का होता है। आपको इसके पहले एक चीज़ बताऊं कि ये जितने भी जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप होते हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज के अंदर होते हैं जिनका टर्नओवर मिलियंस एंड बिलियंस में होता है, तो उनके अंदर हर लेवल के ऊपर अलग अलग पर्सन अपॉइंट किया जाता है। और जनरली ये जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप होती है ये अपने इंडिया के अंदर बहुत रेयर दिखती है, ये वेस्टर्न जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर ज़्यादा दिखती है। वेस्टर्न कंपनीज़ के अंदर जब इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी लो हो जाती है, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर डेटा रहता है कि कौन सी लेबर टास्क सही तरीके से कर रही है, टास्क को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आते हैं हम, टाइम एंड कॉस्ट का क्लर्क का मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लॉग इन टाइम को नोट करना, लॉग आउट टाइम को नोट करना और ये चेक करना कि वो पर आवर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे कि वो उनके ऊपर होने वाले खर्चे को कैलकुलेट करता है। तो उस क्लर्क का नाम दिया जाता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क नाम दिया जाता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के बाद में जो चौथा आता है वो पर्सन होता है हमारा डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन लागू करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से एम्प्लॉयज़ आते हैं और कई बार एम्प्लॉयज़ के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं, तो उन क्लैशेस से बचने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन को बनाने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उस पर्सन को कहा जाता है डिसिप्लिनेरियन। इस पर्सन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिसिप्लिन के अंदर काम करें, प्रॉपर एटिकेट्स मैनर फॉलो करें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी टाइप का इनडिसिप्लिन क्रिएट ना होने दें। तो ये जो चार चीज़ होती हैं ये हमारे फंक्शनल फॉर्मैनशिप होते हैं। इसके अलावा हमारे चार पर्सन्स और आते हैं जो इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रूट क्लर्क। रूट क्लर्क इट इज़ द मेन पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप all the sequences and steps associated in an organization. Root clerk is the person who is mainly referred as the main task performer because it is the person upon whom it is based that which task has been carried out in which manner, किस task को किस type से करना है। Second, instruction card clerk. Instruction card clerk is the person who provides proper instructions to the employees and laborers time to time for performing their duties perfectly. Instruction card clerk is a person who has a card in which all the instructions were written and he'll provide time to time instructions to the workers for performing their duties. Third is time and cost clerk. Time and cost clerk is the clerk who is responsible for maintaining all the timely activities of the employees and laborers and for checking the cost which is included by the company over different persons while performing their duties. Time and cost clerk is mainly responsible for calculating the cost per person which is spent by the company on each individual.
Fourth is disciplinarian. Disciplinarian is the person who is responsible for making discipline in an organization. It is the person who has the most difficult task because he has to control all the persons who have came from different backgrounds. Disciplinarian is a person who makes rules related with discipline and who issues guidelines related with discipline. Generally in multinational companies it is referred as HR. It is referred as HR because HR is a person who has the right to kick out any person in an organization if he is not in discipline. So ये चार चीज़ तो हमारी होती हैं मेन फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर। इसके अलावा अब हमारे पास में 4 पर्सन्स और आते हैं जो फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर अपने काम को फॉलो अप करते हैं। अब जो 4 पर्सन्स हमारे पास में आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑपरेशनल कैटेगरी में। अभी हमने जो 4 पढ़े वो किस कैटेगरी के अंदर थे? प्लानिंग कैटेगरी के अंदर थे, क्योंकि सारे के सारे पर्सन टास्क अपनी तरफ से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये टास्क रूल्स बना रहे हैं और रूल्स बनाने का काम हमेशा किसका रहता है? प्लानिंग डिपार्टमेंट का रहता है। अब जो पर्सन्स आते हैं हमारे पास में वो आते हैं ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर। ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट चीज़ आती है वो होता है हमारे पास में गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर्स होते हैं, इनको अपनी तरफ से मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल ये टाइम टू टाइम लेबर को प्रोवाइड करवाता रहता है। लेबर को अगर टास्क परफॉर्म करने में रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो गैंग बॉस को बोलेगा। किसी मशीनरी के अंदर कोई दिक्कत आ गई वो गैंग बॉस को बोलेगा। उसको दिखाई देने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई वो किसको जाके बोलेगा? गैंग बॉस को बोलेगा। तो एम्प्लॉयज़ को जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वो डायरेक्टली जाके किस पर्सन के पास में कांटेक्ट करेगा? गैंग बॉस के पास में जाके कांटेक्ट करेगा। तो गैंग बॉस इट इज़ द पर्सन who arranges all the machines and tools, raw materials to the employees or laborers by which they can perform their task very well. गैंग बॉस के बाद में जो दूसरा पर्सन आता है हमारे पास में उसे कहा जाता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का मेन काम क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है उस टास्क को टाइमली परफॉर्म करवाने की ड्यूटी किसकी रहती है? स्पीड बॉस की रहती है। स्पीड बॉस हमेशा ये मान के चलता है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को पूरा करने के लिए लगना चाहिए, काम उसी टाइम पीरियड के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, यूएस के अंदर BMW कार तैयार होती हैं। BMW कार तैयार होती हैं, इनके लिए अलग अलग लाइंस बनी रहती है, फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन, फाइनल लाइन, जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। अगर कभी फ्रंट लाइन के अंदर काम का रॉ मटेरियल से डिज़ाइन बनाने के अंदर कार की शेप डिज़ाइन करने के अंदर डिले हो जाता है तो जाहिर सी बात है डिले मिड लाइन के अंदर और फाइनल लाइन के अंदर भी डिले रहेगा ही रहेगा। तो स्पीड बॉस की ड्यूटी बनती है कि उस काम को स्पीड से करवाए जिससे कि कंपनी के प्रोडक्शन के अंदर डिले ना के बराबर हो और कंपनी खुद के जो प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स को टाइमली अचीव कर ले। तो स्पीड बॉस इट इज़ द पर्सन who is mainly responsible for speedy formulation of the plans and policies and their implementation in the company or in an organization, or it is also a person who is mainly responsible for speedy working in an organization. जो तीसरा होता है वो होता है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस वर्ड से ही पता चल रहा है रिपेयर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी टूल या इक्विपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम किसका होता है? रिपेयर बॉस का होता है।
बेस्ट एग्जांपल अपन स्कूल के अंदर देखते हैं कि स्कूल के अंदर हमारे पास में कंप्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं और इस कंप्यूटर्स के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हमारे स्कूल के अंदर टेक्नीशियंस अवेलेबल रहते हैं जिससे कि वो उस प्रॉब्लम को इंस्टेंटली रिजॉल्व कर दें। इसी टाइप से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, इनके अंदर बड़ी मशीन्स होती हैं। इन मशीन्स के अंदर किसी टाइप की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको रिपेयर करने के लिए एक पर्सन या डिपार्टमेंट अवेलेबल रहता है। उस पर्सन को हमेशा नाम दिया जाता है रिपेयर बॉस। इस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की मशीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गए तो उनको रिपेयर करेगा। तो इट इज़ द पर्सन ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल और हुज मेन ड्यूटी इज़ टू रिपेयर द मशीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और रिपेयर बॉस के बाद में जो चौथा पर्सन आता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम होता है इंस्पेक्टर। उसका नाम होता है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये वो पर्सन होता है जो किसी भी फाइनल आउटपुट को इंस्पेक्ट करता है और इंस्पेक्ट करने के बाद में उसके लिए अपनी तरफ से क्वालिटी सर्टिफिकेट को जारी करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग इंस्पेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग अगर कभी कोई FMCG प्रोडक्ट, खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेके आते हैं तो उनके ऊपर हमेशा लिखा हुआ आता है QC पास्ड या QC चेक्ड। QC पास्ड या QC चेक्ड का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल पास्ड और क्वालिटी कंट्रोल चेक्ड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंस्पेक्टर होता है वो इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है और अश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट इंडिविजुअल पर्सनस को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो इंडिविजुअल पर्सनस को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है तो उस प्रोडक्ट को उस लाइन या लिस्ट के अंदर से रिमूव कर सकता है जिससे कि वो ख़राब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पब्लिक के पास में ना जाए। एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार आप न्यूज़पेपर में या न्यूज़ के अंदर पढ़ते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है वो खुद की कार्स को रोल बैक कर रही है, वापस मंगवा रही है खुद के पास में। तो क्यों मंगवा रही है? गाड़ी के अंदर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, इसी चक्कर में तो उन्हें वापस मंगवा रही है कंपनी के अंदर कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए और उसे मार्केट में दोबारा लॉन्च कर दिया जाए। तो वो क्यों होता है? कंपनी के पास में इंस्पेक्टर नहीं होता। इंस्पेक्टर जो पर्सन है उसका मेन काम ही क्या रहता है? इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन का मतलब चेकिंग करना कि वो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार हुआ है या स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार नहीं हुआ है। अगर कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार नहीं हुआ है तो उस प्रोडक्ट को वो मार्केट के अंदर लॉन्च होने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो डी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ेगा, जिसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कई बार इसकी वजह से पेनल्टीज भी इम्पोज्ड हो जाती हैं। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर अपन ने पढ़ा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पर्सन्स होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर हमेशा दो डिपार्टमेंट्स देखें अपन ने, एक तो होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का मेन काम क्या रहता है? प्लान्स को तैयार करना, प्लान्स को फॉर्म करना और प्लान्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो पर्सन्स आते हैं सारे के सारे जिनकी मेन एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड होती हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। इसमें जो पर्सन्स आते हैं उन्हें मेनली सुपरवाइज़र, एम्प्लॉयज़, लेबर्स के नाम से जाना जाता है। और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग आते हैं उन्हें CEO, CFO, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। जब हम फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन आता है उसे कहा जाता है हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो स्टेप्स है, सीक्वेंस है किसी टास्क को परफॉर्म करने के, उन्हें सीक्वेंस उनके वो फिक्स करता है। सेकंड जो आता है उससे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब काम रहता है कि इट इज़ द पर्सन हु हैज़ द पावर टू इशू द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ प्रॉपर वर्किंग। इस पर्सन का काम होता है कि इंस्ट्रक्शंस जारी करना है कि काम को कैसे परफॉर्म किया जाए, टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए। इसके बाद तीसरा जो आता है उस पर्सन को बोला जाता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मेन काम क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की सारी एक्टिविटीज़ पे वो नज़र रखता है कि कौन सा पर्सन कितने बजे एंड ऑर्गेनाइजेशन में आया है, कितने बजे ऑर्गेनाइजेशन से गया है, और उस टाइप से उसकी पेरोल होती है, पेमेंट होते हैं, इसके अंदर वो वेरिएशन करवा सकता है। साथ ही टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का दूसरा काम रहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर किसी लेबर के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है तो वो कोई ऐसा मेथड यूज़ करेगा जिससे लेबर के ऊपर पैसा कम खर्च हो। चौथा जो होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन, उसका नाम होता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का मेन काम क्या रहता है? डिसिप्लिन को मेंटेन करवा के रखना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले जाएंगे और नुकसान किसको अल्टीमेटली उठाना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं जो बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल कैटेगरी होती है, उसके अंदर चार कौन कौन से पर्सन रहते हैं। पहला पर्सन जो होता है उससे नाम दिया जाता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का मेन काम क्या होता है कि जितनी भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर होते हैं, उन्हें टाइमली मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट ये टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि वो अपनी तरफ से प्रॉपर काम परफॉर्म कर सके, ड्यूटी को खुद की परफॉर्म कर सके। सेकंड जो पर्सन होता है उस पर्सन को नाम दिया जाता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी काम को स्पीड से परफॉर्म करवा सके। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से डिले हो जाता है किसी काम को परफॉर्म करने में, तो स्पीड बॉस की ड्यूटी बनती है कि उस काम को जो गिवन टाइम है कोशिश करे उस गिवन टाइम के अंदर उस टास्क को वो परफॉर्म करवा ले, पूरा करवा ले। थर्ड आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस वर्ड का ही पता चल रहा है, रिपेयरिंग। तो रिपेयर बॉस का मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मशीन्स एंड टूल्स, इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर इनमें किसी टाइप की ऑल्ट्रेशन की, रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है तो उसके लिए कौन पर्सन जिम्मेदार रहता है? रिपेयर बॉस जिम्मेदार रहता है। और फोर्थ आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर पर्सन का काम हमेशा क्या रहता है? इंस्पेक्शन रहता है या चेकिंग रहती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो गुड्स हैं उनको मार्केट में लॉन्च करने से पहले उनकी क्वालिटी एश्योरेंस हमेशा कौन चेक करके देखता है? इंस्पेक्टर चेक करके देखता है। तो ये जो फंक्शनल फॉरमैनशिप के हमारे पार्ट्स थे, ये चार पार्ट्स हमारे फंक्शनल फॉरमैनशिप के थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो इनके बारे में फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे के बाद के आगे के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे कि फंक्शनल फॉरमैनशिप के बाद में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स FW टेलर ने इम्प्लीमेंट करी थी। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की लास्ट क्लास रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।